डियर स्टूडेंट, वेलकम एसयूएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का इस वीडियो में। तो क्लास 12th की ज्योग्राफी की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि के कारण और कारण के बाद में हम समस्या पढ़ रहे थे। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी उसकी बात कर रहे थे। तो हमने 2-3 समस्याओं की बात की थी। लास्ट में देखा था कि जो सीमित संसाधन हैं वो होते जा रहे हैं। संसाधन क्या हो रहे हैं? सीमित होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? जनसंख्या की वृद्धि की वजह से। प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं, मानव उनका प्रयोग कर रहे हैं, अपने विकास में उनका यूज कर रहे हैं, और जैसे धीरे धीरे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कम होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। एक तो ये समस्या उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा और समस्या की बात करें तो वितरण संकेंद्रित हो रहा है। वितरण संकेंद्रित का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण एक समान बिल्कुल नहीं है, सब जगह पर अलग अलग है। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 1/3 स्थल खंड पर लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। मतलब कुछ ऐसा भूभाग जहाँ ज़्यादा लोग करते हैं और बड़ा भूभाग जहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो पृथ्वी का 1/3 जो स्थल खंड है उसमें 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अतः जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। जैसे चीन, जापान, पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया में देखें तो लोगों का जो जीवन स्तर है बहुत नीचा है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। तो ये भी देखा जाता है कि वितरण संकेंद्रित है, एक स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या है, एक स्थान पर कम है। तो ये भी एक समस्या है। तीसरी हमने बात कर ली थी, दूसरी ये पढ़ ली थी। अगर हम चौथी समस्या की बात करें तो वो है कि बिना बसे भूभागों में निराशा। समस्या है बिना बसे भूभागों में निराशा। ठीक है, पृथ्वी के बिना बसे हुए भूभागों का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 70% भाग है। पृथ्वी में जो 70% भाग है जहाँ पर लोग नहीं रह रहे हैं, बिना बसा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इससे भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। ये क्षेत्रफल वैसा का वैसा है जो पहले था, या मानव की रहने की जो परिस्थिति है, वातावरण अनुकूल नहीं है। तो ये भी धीरे धीरे संख्या है उसकी बात की गई है। ठीक है, 5 नंबर जो समस्या है वो है प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि जब किसी प्रदेश की जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि भौतिक संसाधनों की कमी हो गई है, वहाँ पर इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, उचित समय पर उनको भोजन और खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि वहाँ पर भूखमरी फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? भूखमरी फैल जाएगी। क्योंकि एक स्थान पर अगर लोग ज़्यादा हैं और उतने संसाधन नहीं हैं, उनको सब लोगों को संसाधन यूज नहीं हो रहे, समय पर खाना नहीं मिल रहा है, तो भूखमरी बढ़ेगी। और जब दरिद्रता, गरीबी बढ़ेगी तो रहन सहन का स्तर लो लेवल का हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और बीमारी महामारी भी फैलती जाएगी, और जिससे मृत्यु दर बढ़ सकती है और जनसंख्या कम हो सकती है। इस प्रकार से प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध भी हमें नज़र आता है। तो ये सारी समस्या आपको ध्यान में रखनी है। और पढ़ते हैं समाधान कि समस्या तो है, समाधान कैसे करें, किस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है और इनका समाधान हो सकता है। हम क्या करेंगे कि भौगोलिक जो संसाधन है उनका सही ढंग से उपयोग करेंगे और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करेंगे। किसमें? आर्थिक उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे और भौतिक जो संसाधन है उनका सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। एक तो ये समाधान है। दूसरा है कि जो औद्योगिकरण है, परिवहन है, संचार साधन है, खनिज है,
उद्योग और निर्माण उद्योग में उन्नति होगी, यंत्रीकरण बढ़ेगा, कोयला पेट्रोल बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक होगा। तब आपको ध्यान रखना है कि इससे क्या होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। इस बात को आप ऐसे समझो कि अगर किसी स्थान पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो वो है औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधन, खनिज उद्योग और निर्माण उद्योग की उन्नति, यंत्रीकरण, ठीक है। कोयला पेट्रोल बिजली के अधिकतम उत्पादन पर हम नियंत्रण करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि इन पर नियंत्रण करना ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में इन लोगों के लिए संसाधन बने रहे, वो भी इसका प्रयोग कर सकें। तो एक ये भी ध्यान रखना है आपको, औद्योगिकरण, ठीक है। 3 नंबर जो है समाधान की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, समय पर लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, विज्ञान और तकनीक प्रशिक्षण से अधिक लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे। 4 नंबर जो बात है वो कृषि में नवीनीकरण। कृषि में क्या होना चाहिए? नवीनीकरण होना चाहिए। नवीनीकरण का मतलब हुआ कृषि में नए नए प्रकार की चीज़ों का उपयोग होना जरूरी है। और 5 नंबर जो समाधान है वो है सागरीय संसाधनों का उपयोग। महासागरों में जो ऐसे अनेक बहुमूल्य संसाधन हैं उनका उपयोग होगा, तभी तो धरती पर जो संसाधन है उनकी कमी नहीं होगी। 6 नंबर जो संसाधन है कि जनसंख्या का जो अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, ऐसे स्थान जहाँ जनसंख्या कम है, जहाँ पर अल्प हैं, वहाँ पर प्रवास बढ़ेगा तो एक स्थान की जनसंख्या कम होगी और एक संतुलन दिखाई देगा। तो अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास होना जरूरी है। ऐसे स्थान जहाँ पर कम लोग रह रहे हैं और एक स्थान पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो वो स्थान जहाँ पर ज़्यादा हैं अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे जहाँ पर लोग कम हैं, तो वो भी एक समाधान है, ठीक है। 7वां जो समाधान है कि विवाह में देरी होनी चाहिए, लेट विवाह होना चाहिए, परिवार नियोजन होना चाहिए, परिवार को कैसे चलाना है उसका एक तरीका, एक योजनाबद्ध होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा संतति निग्रह, संतानों के बारे में बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए, परिवार में नियोजन होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से परिवार चलना चाहिए, किस प्रकार अपने परिवार में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, उनके रहन सहन, उनके पोषण की सारी बात व्यवस्था होनी चाहिए। इन बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये समाधान हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण या संक्रमण सिद्धांत। सिद्धांत को समझना है कि कौन सा सिद्धांत है। अगर इस सिद्धांत का हम देखें उपयोग, तो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भावी जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। किस सिद्धांत का? इस सिद्धांत का उपयोग। इस सिद्धांत का जो उपयोग है वो किसी स्थान पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसके वर्णन के बारे में, आने वाले जनसंख्या की वृद्धि में उसके पूर्वानुमान के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन का जो ये सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि जैसे किसी समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित अवस्था में से उन्नति होती है, साक्षर होते हैं, नगरीय होते हैं, औद्योगिक अवस्था की ओर बढ़ते हैं, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ये एक सिद्धांत के रूप में आता है। तो मैंने कहा कि जो जनसंख्या परिवर्तन है, अगर ये सिद्धांत देखें और जनसंख्या परिवर्तन के अंदर ये सिद्धांत क्या बताता है वो आपको समझना है कि जनसंख्या परिवर्तन में इस सिद्धांत का जो कहना है, इस सिद्धांत का मानना है, ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर किसी समाज में या किसी ग्रामीण या खेतीहर या अशिक्षित अवस्था से कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना शुरू कर देता है, ग्रामीण से वो अगर नगरीय हो जाता है, खेत से अगर वो औद्योगिक अवस्था में काम करेगा, तो किसी स्थान पर वहाँ की जो उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है वो घट करके निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाएगी। क्या कारण है? कारण यही है कि भाई पहले लोग अशिक्षित थे, फिर शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, ठीक है, लोग गांव में रहते थे, अब शहर में रहना शुरू कर दिए, तो एक उनकी कंडीशन बदल गई, उनका परिवर्तन हो गया, जिससे उच्च जन्म दर और उच्च जो मृत्यु दर थी वो उसमें परिवर्तन होकर वो निम्न जन्म दर और निम्न
मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। तो एक अनुमान लगाया जाता है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ऐसा अगर होता है तो इस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है अगर हम देखें तो वो विभिन्न अवस्था से होता है, जिसे सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में पहचाना जा सकता है। किस चक्र में? जनांकीय चक्र के रूप में। जैसे अगर हम किसी सिद्धांत की बात करें तो मान लो किसी स्थान पर अशिक्षित लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्या हैं? ग्रामीण हैं, और खेतीहर हैं, खेती करने वाले लोग हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि वो लोग शिक्षित होते हैं, ग्रामीण से गांव से नगरीय रहना शुरू कर देते हैं, खेत में काम करने की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा? कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है। तो संसार में जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास का अगर अध्ययन करें तो हमें जनसंख्या की वृद्धि के अलग अलग अवस्था के बारे में पता लगती हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में भी जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। और ये जो अवस्था है मुख्य रूप से 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की अवस्था हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जनसंख्या परिवर्तन में अगर किसी अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर इलाकों पर लोग हैं, अगर वो शिक्षित नगरीय और औद्योगिक होते हैं तो उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से क्या होगा? निम्न जन्म दर होगी और निम्न मृत्यु दर होगी। ये ध्यान रखना है आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट में जनसंख्या की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। वो 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं, वो आपको समझनी है। एक तो बताई है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। एक अवस्था तो ये है। दूसरी जो अवस्था है उच्च जन्म दर, मृत्यु दर और उच्च परंतु गिरती हुई अवस्था में। ठीक है। उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। 4 नंबर की बात करें तो मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। 5 नंबर की बात करें तो निम्न मृत्यु दर या निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है। ये अवस्थाएं हैं। अब इनको एक एक को समझते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हैं, इसकी अवस्थाएं कई अलग अलग विद्वानों ने इस पर अलग अलग बातें विचार प्रकट किए हैं। जैसे सिद्धांत की बात करें तो जो ब्लेकर है इसने अपने विचार किए, साइमन ने अपने सिद्धांत दिया। ठीक है। बर्गडॉर्फर ने भी अपना सिद्धांत दिया। तो ये अलग अलग ऐसे विशेषज्ञ थे, विद्वान थे, जिन्होंने जनसंख्या की अवस्थाओं को अलग ऊपर बातें की। ठीक है। तो इस सिद्धांत को हम समझते हैं, अलग अलग 5 अवस्थाओं को समझते हैं विश्व स्तर पर। सबसे पहली अवस्था देखते हैं। प्रथम अवस्था में है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। प्रथम अवस्था में क्या है कि जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। अब जहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, तो इसलिए इन देशों में जहाँ पर जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है, उस क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? धीमे गति की होती है, मंद प्रकार की होती है। क्योंकि ज़्यादा मर रहे हैं, ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, तो जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। ठीक है। अगर हम विश्व के कुछ ऐसे देशों की बात करें इस अवस्था में, तो वो अधिकतर अपना जो जीवन है, वो जीवन निर्वाह कृषि पर है उनका अधिकतर। जैसे अफ्रीका में सूडान है, कांगो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश है, जो गाना देश है, अंगोला जो देश है, ठीक है, रोडेशिया जो देश है, वहाँ पर क्या है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। जो नाइजीरिया है और जो ग्वाटेमाला जो देश है,
ये अफ्रीका महाद्वीप के सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर है। यहाँ के लोग जीवन निर्वाह अपने कृषि पर करते हैं और इस प्रकार के देशों में जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल धीमे है, ये ध्यान रखना है। तो पहली अवस्था ये समझ में आ गई। दूसरी जो अवस्था है उसमें है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में थोड़ी सी गिरावट आती है। जन्म दर भी ज़्यादा है, मृत्यु दर भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर कुछ सुविधाएं होती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं होने की वजह से मृत्यु दर में थोड़ी सी गिरावट आती हैं। जैसे अफ्रीका के जो अधिकांश देश हैं जो सन 2000 तक पहली अवस्था में थे, जो ये पहली अवस्था में थे, 2000 बाद में नगरीकरण की वजह से, साक्षरता बढ़ने की वजह से इस अवस्था में आ जाते हैं और वहाँ थोड़ी सी जनसंख्या वृद्धि दर हमें दिखाई देती है। कौन से देशों में? इन्हीं अफ्रीका के देशों में, जहाँ 2000 के बाद में जब इनके पास शिक्षा आई, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बढ़ी, तो थोड़ी सी जनसंख्या वृद्धि दिखाई देती है। मतलब दूसरी अवस्था में क्या है कि जन्म दर भी उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर को कम करने के लिए वहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित विकास हो जाता है, जिसे थोड़ी सी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो दूसरी अवस्था ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी जो अवस्था होती है उसमें उच्च जन्म दर होती है। जन्म दर क्या होती हैं? उच्च होती हैं, ठीक है। और मृत्यु दर होती है मध्यम। मृत्यु दर कैसे होती है? मध्यम होती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होगी। भारत के जितने भी राज्य हैं वो इसमें शामिल है। भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उसमें यही हो रहा है कि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर मध्यम है, तो जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत के अलावा जो पाकिस्तान है वो भी इसी तीसरी अवस्था में है। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अलावा नेपाल इसी वर्ग में शामिल है, ठीक है। तो ये देश हैं, ध्यान रखना, जहाँ पर जन्म दर क्या है? उच्च है और मृत्यु दर मध्यम है। चौथी जो अवस्था है 4 नंबर की, जन्म दर तो मध्यम है और मृत्यु दर क्या है? निम्न है। जन्म दर तो ज़्यादा उच्च नहीं है, मध्यम प्रकार की, मृत्यु दर बिल्कुल कम है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं? अगर उसकी बात करें तो विश्व के जो अनेक देश हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है एक, तो कौन सा देश? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया देश भी इसी में शामिल है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चिली जो देश है दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना भी वहीं पर है, अर्जेंटीना, ठीक है। अमेरिका है, USA, वो भी इसी में शामिल है। मलेशिया वो भी इसी चौथी अवस्था में शामिल है। थाईलैंड है एक तो, ठीक है। इसके अलावा चीन और बांग्लादेश भी इसी में शामिल हैं, जहाँ पर क्या है कि जन्म दर मध्यम है और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न है। मध्यम प्रकार से तीव्र गति से नहीं, मध्यम प्रकार से जन्म दर है और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न है, तो वहाँ पर जनसंख्या है वो आप ध्यान रख सकते हो, ऐसे देश हैं। तो ये चौथी अवस्था होगी। पांचवी अवस्था की बात करें तो इसमें क्या है कि जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, ठीक है। जहाँ पर जन्म दर कम है, मृत्यु दर कम है, वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा डर रहता है कि कहीं जनसंख्या कम नहीं हो जाए, ठीक है। पश्चिमी जो यूरोप है उसमें लगभग सारे देश और जापान इसी में शामिल हैं, ठीक है। इस अवस्था में आने पर राष्ट्रों की मानव शक्ति दुर्बल हो जाती है। उदाहरण के लिए रूस की जनसंख्या देखें तो 1990 में 1480 लाख थी और 2007 में 1420 लाख रह गई, और 2020 तक ऐसा माना जाता है कि अब ये जो जनसंख्या है वो 1380 लाख ही रह जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनसंख्या, क्योंकि जन्म दर तो यहाँ पर कम है और मृत्यु दर भी कम है, लेकिन यहाँ पर डर रहता है जनसंख्या कम नहीं हो जाए। तो जो पश्चिमी यूरोप के लगभग देश हैं वो इसमें शामिल और जापान भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये हैं, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो किस प्रकार से जन्म दर और मृत्यु दर की सारी बात आ जाती है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के तहत हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से विश्व के अंदर जनसंख्या का स्तर है। इसी साथ में आपका लेसन भी हो जाता है पूरा, और नए लेसन की शुरुआत करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। और
इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, और वीडियो को 2-3 बार देखना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और किताब से भी इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आपके 3 लेसन पूरे हो गए हैं, 3 लेसन पूरे समाप्त हो गए हैं। ठीक है, लेसन संख्या 4 है, वो नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, तो इसी साथ में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, और 2-3 बार आपको ये वीडियो देखना है और किताब से भी पढ़ना है।